चलो देखो, तो क्वेश्चन है कि रॉड जब रेस्ट से रिलीज की गई है और जब वो 53 डिग्री से रोटेट हो जाती है उस समय पर हिंज का फोर्स क्या होगा। तो ड्रॉ कर लो सिचुएशन की, रॉड किस इस तरह की सिचुएशन में होगी यहाँ पर। ठीक है ना, इसके पास एक ओमेगा आ गया होगा, सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ था वो अब कुछ यहाँ पहुंच गया होगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस वो नीचे आया है वो हम देख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जो नीचे आ जाएगा, ये डिस्टेंस थी L/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 साइन 53 डिग्री। तो ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। आपको हिंज का फोर्स मानना पड़ता है, तो मैं मान लेता हूं कि हिंज का फोर्स एक तो अलोंग द लेंथ इधर लग रहा होगा Rx, और एक परपेंडिकुलर टू लेंथ लग रहा होगा कुछ यहाँ Ry। हमेशा मैंने कहा था कि जैसी भी सिचुएशन में रॉड हो हमारी, एक उसके अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, हमें हिंज फोर्स मान लेना चाहिए। तो रॉड इस समय पे ऐसी है, तो एक उसके अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर हमने मान लिया। फोर्स इस समय नीचे लग रहा होगा mg, जो कि आपको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो टॉर्क अबाउट ओ अगर लिख देते हैं, ये होना चाहिए आई अल्फा। तो टॉर्क हो जाएगा mg L/2 cos 53 डिग्री आई अबाउट h ml² 3 इंटू अल्फा। यहाँ से हमें मिल जाएगा g/2 cos 53 हो गया 3/5, ये हो जाना चाहिए L/3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 9g/10L। समझ आई बात। जो पाथ होगा सेंटर ऑफ मास का वो होगा सर्कुलर, तो इस समय पे पाथ कुछ इस तरह का है जिसमें कि सेंटर ऑफ मास घूम रहा होगा, है ना। तो एक तो उसके पास होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, और एक उसके पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। समझ आ रहा है कि नहीं। ए टेंजेंशियल में लिख सकता हूँ, ये सिंपली होता है आर अल्फा। अल्फा हमें मिल चुका है 9g/10L, और रेडियस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है L/2, यानी कि 9g/20, ये आपको मिला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है कितना होता है, ω²r, यानी हमें ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओमेगा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये होनी चाहिए चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg L/2 साइन 53 डिग्री, ये होना चाहिए चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I इंटू ω², है ना। काट दो, जो चीजें कट रही हैं, ओमेगा यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 3g/L इंटू साइन 53 डिग्री का अंडर रूट। एक बार हमें ओमेगा मिल गया तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होगी, ω²r, यानी 3g/L इंटू साइन 53 डिग्री, वो हो गया 4/5 इंटू रेडियस L/2, ये मिलेगा 6g/5। अब आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया है। अब हमें इक्वेशन लिखनी है। तो अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊं एक बार, तो हिंज इस तरह से, रॉड आपकी इस तरह से, यहाँ एक फोर्स मैंने अज्यूम किया है Rx, और उससे परपेंडिकुलर एक अज्यूम किया है Ry। यह आपका सेंटर ऑफ मास है जिसके पास एक एक्सेलरेशन इस तरफ है at, और एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है ac, और फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो है mg इधर। ठीक है ना। ये एंगल हमें पता है 53 डिग्री है। ठीक है, तो ये 53 हुआ, ये 37, और ये फिर से क्या हो गया 53 डिग्री।
इसके कंपोनेंट्स अब हम ले सकते हैं। एक कंपोनेंट जो है mg का आ जाएगा, वो आ जाएगा टेंजेंशियल की डायरेक्शन में, mg cos 53 डिग्री, और एक आ जाएगा अलोंग mg sin 53 डिग्री। दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले अलोंग द रॉड लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है यानी rx बड़ा होगा, तो rx माइनस mg sin 53 डिग्री, ये होना चाहिए m इंटू ए सेंट्रीपिटल, यानी rx की वैल्यू आपको मिलेगी mg इंटू साइन 53 हो गया 4/5 प्लस मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 6g/5, यानी कि ये मिल गया हमें 2mg। समझ आई बात? ये हुआ आपका rx। सिमिलरली परपेंडिकुलर में अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, नीचे की तरफ है, यानी कि mg cos 53 डिग्री माइनस आर वाई, ये होना चाहिए m इंटू ए टेंजेंशियल। यहाँ से हमें आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी mg cos 53 डिग्री माइनस एम ए टी, यानी कि 3mg/5 माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मिल चुका है हमें, 9g/20। ठीक है ना? कितना आ जाएगा ये हमारे पास, अगर आप देखो तो 12 माइनस 9 यानी कि 3mg/20। ये मिला है आपको आर वाई। तो हिंज फोर्स अगर मैं बोलूं, हिंज फोर्स एफ, तो वो होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 2mg का स्क्वायर प्लस 3mg/20 का होल स्क्वायर। तो काफी गंदा सा आंसर आया है। मेन चीज आपको पूरा प्रोसेस समझ आना चाहिए। देखो इतना लंबा क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि आए, ठीक है ना, पर अगर आपको ये स्टेप्स याद है तो चांस है एडवांस वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में तो कोई नहीं पूछेगा इतना लेंदी, और मेडिकल में तो चांस ही नहीं है। तो मुझे करना क्या होता है, आप ये समझ लो, बस किसी भी समय पर जहां पर भी उन्होंने बोला है कि हिंज फोर्स बताओ, वहां पे सबसे पहले तो रॉड का ओमेगा, ठीक है ना, और रॉड का अल्फा, दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। अल्फा से मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखना है सेंटर ऑफ मास का, और ओमेगा से मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखना है सेंटर ऑफ मास का। एक बार ये करने के बाद रॉड की लेंथ के अलोंग आर एक्स, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर आर वाई, फिर एक अलोंग द लेंथ नेट फोर्स की इक्वेशन, एक परपेंडिकुलर टू लेंथ नेट फोर्स की इक्वेशन, वहां से आर एक्स आर वाई निकाल के उनका रिजल्टेंट हम आंसर में बता देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बात समझने की कोशिश करो। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली सिर्फ क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी आपको वो ये बता रहा है कि किसी भी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि हमने एक सेकेंड लॉ देख लिया है कि टॉर्क एक्सटर्नल ये क्या चेंज कर सकता है सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम चेंज कर सकता है, जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ था। ठीक है ना, एकदम उसी तरह से ये रोटेशन के लिए है सिर्फ। तो मान लो कि आपकी एक एक्सिस फिक्स है इस तरह से, और कोई पार्टिकल है m मास का जो कि v वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहा है, और मान लेते हैं r वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। मैं सारी चीजें लिख भी देता हूं। तो r वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। हम p वेक्टर डिफाइन कर ही सकते हैं, m इंटू वी, ये कहलाता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको बताना है इस पार्टिकल का, तो वो कहलाता है r क्रॉस p। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है r क्रॉस f यानी कि टॉर्क, वैसे ही मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाता है एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p। बात समझ आई कि नहीं? डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से ही निकालोगे, r की तरफ थंब, p की तरफ फिंगर टिप्स,
और मैग्नीट्यूड हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है क्या सभी को? यूनिट आप देख ही सकते हो क्या हो जाएगी। यूनिट सिंपली हो जाएगी इसकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई डाउट? मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। ठीक है, मान लो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक एक्सिस है ओरिजिन पे। यहाँ एक पार्टिकल है हमारे पास 2 kg का, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो ले लेते हैं 3,0। और एक पार्टिकल है हमारे पास जो कि इस तरह से मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, 1 kg का, इसके कोऑर्डिनेट 0,4। ओके, बोला जाता है फाइंड टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है ना, तुमको करने की जरूरत नहीं है, मैं एक करके दिखा रहा हूं। तो बड़ी आसानी से लिख देंगे भाई। पहले मैं इस पार्टिकल के लिए लिख दूंगा, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है आर क्रॉस पी। तो आप बस क्या करो, सबसे पहले मोमेंटम की डायरेक्ट लाइन देख लो, किस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। ये हो गई लाइन। अच्छा, मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी 20 इंटू इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3। तो ये हो गया भाई आपका कितना, 60। डायरेक्शन की बात की जाए तो ये है आर और वो है पी। तो आर की तरफ थंब राइट हैंड का, पी की तरफ फिंगर टिप्स। तो आर क्रॉस पी किधर आ रहा है भाई? आउट ऑफ द प्लेन। सिमिलरली L2 में लिख सकता हूं, फिर से आर क्रॉस पी। क्या है लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल? ये है। मोमेंटम लिख दो 1 इंटू 20 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितनी है 4, यानी ये मुझे मिल गया कितना 80। आर क्रॉस पी करेंगे अगर, ये भी हमें मिलता है कितना बाहर। तो दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड। तो नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको मिल जाती है 60 प्लस 80 आउट, यानी कि हमें मिल गया 140 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आउट ऑफ द प्लेन, या फिर मैं इसे कह सकता हूं के कैप। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, फिर तुम लोग बताओ। ठीक है, यही ओरिजिन पे मैंने एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ है 2 kg का, नीचे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल यहाँ है 1 kg का, लेफ्ट में मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, और एक पार्टिकल यहाँ है जो कि मूव कर रहा है कुछ इस तरफ 2 kg का 10 मीटर पर सेकेंड से। कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं मैं 4, -4। ठीक है ना, सॉरी -4, -4।
तो आपको नेट एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, तो तीनों का लिखना है हमें। सबसे पहले इसका लिख देता हूं मैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो 20। यह है इसकी लाइन ऑफ मोशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है हमारे पास, जो कि कितनी है, 3 मीटर, यानी कि 60। डायरेक्शन करें आर क्रॉस पी, तो ये आ जाएगी आपके पास इनटू द प्लेन। सिमिलरली इसका अगर मैं लिखता हूं, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है। तो मास इंटू वेलोसिटी ये आ गया 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ आर वेक्टर 5, यानी कि 150। आर क्रॉस पी, राइट हैंड पाम रूल करने से ये आया बाहर। फाइनली इसकी लाइन ऑफ मोशन देखी जाए तो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो इसके लिए अगर लिखा जाए तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यानी कि 80। डायरेक्शन आर क्रॉस पी, आर है नीचे की तरफ और पी है राइट की तरफ। तो थंब नीचे, फिंगर टिप्स राइट में, किधर आया भाई, आउट ऑफ द प्लेन। तो टोटल अगर आपसे बोला जाए तो वो है 150 आउट प्लस 80 आउट प्लस 60 इन। इसे लिख सकते हैं 150 आउट प्लस 80 आउट माइनस 60 आउट। डायरेक्शन बदली, माइनस साइन ला दिया। यह आपको मिल गया 170 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आउट ऑफ द प्लेन। कोई डाउट किसी को, बोलो भाई। सबसे आसान वाला यही है, कोई भी बता सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg moves at uniform speed along line y is equal to 2x plus 4. Find the angular momentum about origin. ठीक है ना, ट्राई करो। चलो देखो, तो ये हो गया आपका ओरिजिन, और उन्होंने दिया है कि लाइन है एक y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है ना, और एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg और वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से अलोंग दिस लाइन। तो हमें बताना है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो बेसिकली बस आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि नहीं। अच्छा, ये हमें पता है कितना है, 4 है, और ये हमें पता है कि ये कितना है, 2 है कि नहीं है। बस दूरियां आपको पता है, एंगल आपको पता है। अगर मैं ये एंगल निकालूं थीटा, तो यहाँ से हमें सीधे मिल जाएगा tan थीटा, इसकी वैल्यू है 4/2 यानी कि 2। ट्राइंगल बना लो, √5। तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो, ये है 2 sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल जाएगी 2 sin थीटा, यानी कि 2 इंटू 2/√5 यानी कि 4/√5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब बस आसान है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है 20 इंटू 10, ठीक है ना, इंटू 4/√5। बात समझ आई कि नहीं, बोलो भाई। तो ये मिल जाएगा 800
बाय √5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह है हमारा एंगुलर मोमेंटम। कोई डाउट? अगली हेडिंग है जो हम देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशन। अब मान लो एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योर रोटेशन। मान लो कि अभी तो हमने जस्ट देखा था किसके लिए, ट्रांसलेशनल के लिए, और फॉर्मूला आया हमारे पास R×P। पर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, यानी कोई एक्सिस है और उसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो फिर इसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे? तो देख लो, बड़ा ही आसान सा है। मैं एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं डीएम मास का। अब क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्योर रोटेशन कर रही है, तो इसके ऊपर हर पार्टिकल जो होगा वो भी क्या कर रहा होगा, प्योर रोटेशन ही कर रहा होगा। यानी हर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होने वाला है क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। अब इस ओमेगा की वजह से अगर ये डिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ जनरल, तो इस छोटे से डीएम पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी खुद के सर्कुलर मोशन के लिए, जो कि कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा, आपको पता है। तो इसका छोटा सा एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखता हूं dl, तो R×P से अगर लिखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है और मोमेंटम हो गया dm इंटू इसकी वेलोसिटी, जो कि कितनी है, आर ओमेगा। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपको पता है सर्कुलर मोशन अगर ओमेगा से हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी v आती है आर ओमेगा। यानी हर छोटे पार्टिकल की जिसकी डिस्टेंस कुछ जनरल r है उसकी लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा होने वाली है। तो मैंने R×P से इसका छोटा सा एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, ट्रांसलेशन वाला ही। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट। ये आपको देखो क्या मिलेगा, अंदर मिला आपको ओमेगा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा R² dm। क्या आप जानते हो इंटीग्रेशन R² dm क्या होता है? अरे बोलो, इंटीग्रेशन R² dm ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपली फॉर्मूला आपके पास आ जाता है into omega. Angular momentum about an axis in case of pure rotation is I about axis into omega. और जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की होगी। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रही है या प्योर ट्रांसलेशन कर रही है, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला क्या आता है, अलग आता है। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं इसके ऊपर। ठीक है ना? तो मान लो कि आपके पास एक रॉड है जो कि कुछ मोमेंट ऑफ इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है, मान लेते हैं ओमेगा, और ये डिस्टेंस में ले लेता हूं L/4 और ये है M, L। पूछा जाए कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो वो आप बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, क्योंकि ये प्योर रोटेशन है। I हमें पता है I अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी mL²/12 प्लस md² यानी mL/4 का स्क्वायर, इससे मुझे निकालना पड़ेगा, और इंटू ओमेगा। तो L यहाँ से आपको जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 9 आ जाएगा, mL²/9 शायद, नहीं 7mL²/48। 7mL²/48 इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन भी वही जो ओमेगा की है यानी इनटू द प्लेन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर आपको आई निकालना आता है भाई, बस ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर। क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस।
तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक रिंग या एक डिस्क ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, और उससे अटैच्ड एक रॉड है और यहाँ है आपकी एक्सिस जिसके अबाउट सब कुछ ओमेगा से घूम रहा है। डिस्क की रेडियस r है, रॉड की लेंथ r है, डिस्क का मास m है, रॉड का भी मास m है। क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम। दूसरा मैं ले लेता हूँ दूसरे में हमारे पास है सॉलिड कोन, ठीक है ना, जिसका मास m, रेडियस r और हाइट चाहो अगर आप तो h है। उसका आपको बताना है। ट्राई करो। चलो देखो, तो हमें सिर्फ क्या करना है, बेसिकली ओमेगा निकालना है, सॉरी आई निकालना है, ओमेगा तो दिया ही हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट अगर देखें तो एक डिस्क है हमारे पास जिससे अटैच्ड एक रॉड है और यहाँ पे आपकी एक्सिस है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अगर मैं लिखता हूँ तो रॉड का तो एज के अबाउट लिखना है, वो तो सिंपली ml²/12 हो गया आसानी से, है कि नहीं। अब मुझे डिस्क का लिखना है, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, तो इससे पैरेलल एक एक्सिस चाहिए होगी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करे, यानी डायमीटर ऑफ डिस्क। आपको पता होना चाहिए आई अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क, ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला था और ये आता है mr²/4, इस एक्सिस का हाफ। और फिर यहाँ से डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 2r। तो मैं इसके अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा वो हो जाएगा सबसे पहले तो किसका, रॉड का, ठीक है ना। लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो रॉड का जो कि हो जाएगा कितना, mr²/12, समझ आया, प्लस सॉरी ml²/3 होगा, गड़बड़ कर दी मैंने। एच के अबाउट लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ml²/3 आता है वो, ठीक है ना। हाँ, mr²/3। तो रॉड का आ गया हमारे पास mr²/3, प्लस डिस्क का जब हम लिखने चलेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से वो आएगा mr²/4 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, और इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसको, ओमेगा को। तो ये होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। बात समझ आई। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया एक सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन की इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, हमें पता है एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करती हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 3mr²/10। तो इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना, तो वो आप सिंपली लिख सकते हो आई, यानी 3/10 mr² प्लस m इंटू r² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और इंटू ओमेगा। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। तो ये था दूसरा टाइप जो कि था प्योर रोटेशन। तीसरा टाइप जो कि आ सकता है हमारे लिए वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। याद है हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी भी देखी थी, पर हालांकि अभी इसे पढ़ा नहीं है हमने डिटेल में, पढ़ेंगे। पर पहले उसका एंगुलर मोमेंटम भी लिख लेते हैं। यानी मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो घूम रही है ओमेगा से, और उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़े जा रहा है किसी स्पीड v/c/m से, ठीक है ना।
और यहाँ आपकी कोई एक्सिस है जिसके अबाउट ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस बताया जाता है r ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस p ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो गया ट्रांसलेशन की वजह से, प्लस i अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। बात समझ आई क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए आप दो कंपोनेंट्स लेते हो, एक तो r क्रॉस p यानी कि बेसिकली लीनियर मोमेंटम जो कि सेंटर ऑफ मास का है उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम, और एक जो आपकी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है प्योर रोटेशन वाला उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम। कॉपी कर लो सभी लोग फटाफट, फिर एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, देखो तो मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि एक हमारे पास स्फीयर है, मैं दे देता हूं, मान लो एक हमारे पास स्फीयर है इस तरह से, हॉलो स्फीयर m, r, ये आगे बढ़ रहा है किसी स्पीड v0 से और एक घूम भी रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। ठीक है ना, यहाँ एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर O, आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो ध्यान से देखो जरा, बहुत ही जरूरी बात है। सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो O पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो स्फीयर की लगातार क्या होती रहेगी भाई, बढ़ती रहेगी, है कि नहीं? स्फीयर दूर जाता जा रहा है, लुढ़कता भी जा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस O पॉइंट से लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, हमें लिखना है उसका एंगुलर मोमेंटम। कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला जो हमारे पास है वो हमें दिया गया है भाई r क्रॉस p प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। सबसे पहले r क्रॉस p, तो ये हो गया आपका r वेक्टर, तो ये तो लगातार बदलता रहेगा, तो मैं क्या लिखूं? तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने ट्रांसलेशन में आपको बताया था, जब भी आपको ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम लिखना हो क्या करना चाहिए हमें? हमें देखनी चाहिए लाइन ऑफ मोशन, पार्टिकल किस लाइन के अलोंग चल रहा है और उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जहां भी जाएगा इसी लाइन पे चलेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पॉइंट ओ से फिक्स्ड है, एंगल वैंगल बदलते रहेंगे पर ये डिस्टेंस तो फिक्स है क्योंकि वो इक्वल है किसके? रेडियस के। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर और ये हो गया आपका पी, यानी मास अगर मुझे दिया गया है m और वेलोसिटी है v0, तो m इंटू वी नॉट इंटू आर, फिर कर देंगे r क्रॉस p, या आया इनटू द प्लेन। समझ आ रहा है? प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड को घुमाओ, थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है इनटू द प्लेन। तो ये आया आपका नेट एंगुलर मोमेंटम। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? तो मान लेते हैं इस बार हमारे पास ये है एक सॉलिड स्फीयर, ध्यान से देखना, जिसका मास m है और रेडियस r है, और ये भी कर रहा है अपना क्या? प्योर रोलिंग, कुछ इस तरह से। सॉरी, प्योर रोलिंग कहाँ से आ गया अभी? ये मतलब मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, बस इतना कह देता हूं मैं। इसकी जो स्पीड है ये आपको दी गई है v0, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरह से आपको दी गई है ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो इक्वल है 2v0 बाय आर के।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स देने वाला हूँ। आपको मुझे इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम बताना है उन तीनों एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, तो ये है आपकी एक्सिस 1, ये है आपकी एक्सिस 2 और ये है आपकी एक्सिस 3। ठीक है, आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दीज 3 पॉइंट्स। देखो जिनको समझ आ गया वो लोग ट्राई करो जरा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर पाए हैं। बाकी मैं ऐसे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। आप लोग तब तक ट्राई कर लो जरा, और वी के टर्म्स में आंसर देना, क्योंकि ओमेगा को मैंने वी के टर्म्स में बता दिया है। चलो भाई देखो ध्यान से, जिनने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग देख लो, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं करूंगा एक्सिस 1 के अबाउट। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपकी CTRM कर रही है, आपको दिख रहा है वो ट्रांसलेशन भी कर रही है, वो रोटेशन भी कर रही है, तो फॉर्मूला तो हमें कौन सा यूज करना है वो हमें पता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अबाउट लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम। पहली चीज होती है आर क्रॉस पी, तो सबसे पहले आर वेक्टर ड्रॉ करो। आर वेक्टर यानी आपकी एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप देखो तो लाइन ऑफ मोशन ये है, बीच वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, यही पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन है सेंटर ऑफ मास की। तो हमारी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो यही तो आएगी, और सेंटर की तरफ पॉइंट करती हुई जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रेडियस की इक्वल आर। अच्छा, पार्टिकल के मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, राइट। तो आर क्रॉस पी हो जाएगा एम इंटू वी नॉट, ये हुआ मोमेंटम टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। डायरेक्शन की बात करें तो आर क्रॉस पी आपको करना है, ठीक है ना। इसके लिए आर की तरफ थंब रखना है आपको, और मोमेंटम की तरफ फिंगर टिप्स रखने हैं। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आप अपने हाथ को इस तरह से रखते हो, आर क्रॉस पी, फिंगर टिप्स इधर पॉइंट करते हो अगर, तो आपको पता है पाम किधर आएगा, इनटू द प्लेन, प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो 2/5 mr², और इंटू ओमेगा जो कि दिया गया है 2v0/r। ओमेगा की डायरेक्शन देखो, तो ओमेगा की डायरेक्शन में अगर आप हाथ घुमाते हो इस तरह से, फिंगर्स को घुमाते हो, तो थंब आपका किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, यानी कि ये होगा आपका नेट एंगुलर मोमेंटम। बात समझ आई? यानी ये हो गया आपका mvr प्लस 4/5 mvr, यानी कि 9/5 mv0r इनटू द प्लेन। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस 1। कोई डाउट किसी को इसमें? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना फटाफट, बताइए भाई। क्लियर है? चलो एक्सिस 2 की बात की जाए, तो एक्सिस 2 के लिए लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बता सकता है क्या कोई? लाइन ऑफ मोशन ये है, तो एक्सिस 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। अरे उसी पे तो लाई कर रहा है, तो आर क्रॉस पी वाला टर्म तो 0 हो गया। अरे है कि नहीं, बेसिकली p इंटू 0 प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो तो वही रहेगा, इंटू ओमेगा इंटू द प्लेन। ये तो सेम ही है ना, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो यहां से आपको L2 की फाइनल वैल्यू जो मिलती है वो मिल जाती है कितनी, 4/5 mv0r इंटू द प्लेन। कोई कष्ट, कोई दुख, बताइए फटाफट, पूरा दिन नहीं अपने पास। तीसरा आता है भाई एक्सिस 3। एक्सिस 3 से लाइन ऑफ मोशन तो यही बीच वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ इस बार आर वेक्टर। मोमेंटम अभी भी राइट की तरफ है, तो L3 हो जाएगा mv0 इंटू आर। डायरेक्शन क्या आएगी, तो थंब रखना है आपको नीचे की तरफ, और मोमेंटम राइट की तरफ है, तो फिंगर टिप्स या पाम आपका इधर होना चाहिए। तो अगर आप आर क्रॉस पी करते हो तो पाम किधर आता है, आउट ऑफ द प्लेन, प्लस
I 2/5 mr² इंटू 2v0/r। ओमेगा तो अभी भी अंदर की तरफ है, राइट हैंड घुमाएंगे तो दोनों क्या होंगे भाई, सब्ट्रैक्ट होंगे। L3 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, वो मुझे मिल जाएगी mv0r/5 आउट ऑफ द प्लेन। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, मोशन भी एक ही तरह का है, पर डिपेंडिंग ऑन एक्सिस जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं। ये है पूरा फॉर CTRM। बताइए कोई डाउट्स किसी को? तो एंगुलर मोमेंटम लिखना अगर आप सीख गए हो, जो कि बच्चों वाला काम है, तो अब मेन चीज के ऊपर आते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो भाई, ट्रांसलेशन में आप एक चीज सीख के आए हो। ट्रांसलेशन में हम एक चीज सीख के आए हैं। क्या? ट्रांसलेशन में हमने सीखा था कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। है कि नहीं? dp/dt। तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। यह आपने पढ़ा था, यानी P इनिशियल ये इक्वल हो जाता है P फाइनल के। है कि नहीं है? सिमिलर घटना यहां घटने वाली है। अब हम बात करेंगे रोटेशन के लिए या CTRM के लिए। अगर रोटेशन या CTRM के लिए बोला जाए और सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क, ये हम देख ही चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम के ऊपर जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। यानी कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। याद रखनी है ये चीज हमें, ठीक है ना? इसी का स्टैंडर्ड केस आ जाता है फॉर प्योर रोटेशन। फॉर प्योर रोटेशन, क्योंकि वहां तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई ओमेगा। आपको पता है एल होता है क्या, आई ओमेगा। तो हम कह सकते हैं L1 ओमेगा 1 ये इक्वल होता है L2 ओमेगा 2। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा भाई, कंजर्व्ड रहेगा। कब? जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, जीरो। क्लियर है क्या? चलो, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां तुम एक चीज नोटिस करोगे, कि हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और मेन से लेके बोर्ड तक जाएंगे, मेन से लेके जेई तक जाएंगे। सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया है L, ये है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो। चलिए, तो अब प्रॉब्लम्स करके देखते हैं इसके ऊपर। सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आ जाती है पहली, वो आती है बॉल और रॉड की प्रॉब्लम। ठीक है ना? बड़ी साधारण सी प्रॉब्लम होती है। इनमें क्या किया जाता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल टेबल ली जाती है। जहां कहीं भी आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल टेबल दिख जाए, वहां एक चीज समझ लेना कि भैया ग्रेविटी का रोल खत्म हो गया है। ठीक है? तो ग्रेविटी के टॉर्क वर्क की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो सब नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा। बेसिकली आप टॉप व्यू देख रहे हो, ये सारी चीज टेबल पे रखी हुई है और आप ऊपर से देख रहे हो, ये मानना होता है। हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब हो जाता है टॉप व्यू।
तो एक रॉड इस तरह से रखी हुई है, मास रॉड का m है, लेंथ रॉड की l है, एक छोटी सी बॉल चली आ रही थी 2m मास की, बड़ी धांसू स्पीड v0 से, और एकदम एंड से आके टकराने वाली थी। क्वेश्चन में दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 है और आपको बताना था फाइंड एंगुलर स्पीड, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, सबसे साधारण सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, करने का तरीका देख लो, पहले आता भी है तो भी देख लो, कोई बुराई नहीं है, आगे मैं काफ़ी सवाल कराऊंगा। तो आपको देखो, सबसे पहली बात, जैसे ही बॉल जाके इस रॉड से टकराएगी, बॉल जाके जैसे ही रॉड से टकराएगी, बॉल एक फोर्स लगाएगी रॉड पे और रॉड एक फोर्स लगाएगी बॉल के ऊपर, लेकिन दोनों फोर्स क्या बना देंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आया, तो नेट एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं आया। बात समझ आती है कि नहीं? अरे बोलो। तो क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर 0 है, यहां मैं लिख भी सकता हूं कोलिजन फोर्सेस आर इंटरनल, कोलिजन फोर्सेस आर इंटरनल। तो मैं कह सकता हूं कि L इनिशियल ये इक्वल होना चाहिए L फाइनल। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन या CTRM? इनिशियल सिचुएशन का एंगुलर मोमेंटम किस सिचुएशन को बिलोंग करता है? तो पहली चीज तो आपको ये देखना होगा किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएं, किस पॉइंट के अबाउट। तो आप देख सकते हो ये हिंज जो है, इस पे जो फोर्स आएंगे वो हो सकता है गड़बड़ पैदा करें, तो इसीलिए इसके अबाउट ही हमें नेट टॉर्क ले लेना चाहिए ताकि उन फोर्सेस का 0 हो जाए, है कि नहीं? अब सबसे पहले अगर आप देखो कोलिजन से पहले, यह है बिफोर कोलिजन एल इनिशियल, और यह है आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम किसके पास है, बॉल के पास, तो एंगुलर मोमेंटम भी किसके पास है, बॉल के पास। अरे भाई ये तो रुकी हुई थी ना, और कैसा एंगुलर मोमेंटम होगा, प्योर ट्रांसलेशन वाला, तो आर क्रॉस पी। तो हिंज के अबाउट आर वेक्टर तो हो गया आपका ये, यानी कि एल इंटू मोमेंटम 2mv0, डायरेक्शन आर क्रॉस पी, ये आ गया भाई आउट ऑफ द प्लेन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में मैंने यूज किया है आर क्रॉस पी, क्योंकि ये प्योर ट्रांसलेशन का है। अरे बोलो। सिमिलरली मैं लिखूंगा एल फाइनल, आखिरी में बॉल इससे चिपक गई है, अब क्या होगा, रॉड तो चल नहीं सकती ट्रांसलेशन में क्योंकि रॉड पे तो हिंज है, तो वो घूमने लग जाएगी, तो अब होगा प्योर रोटेशन, आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा। आई अबाउट एक्सिस क्या होगा, रॉड का लिखेंगे ml²/3 एज के अबाउट, प्लस अब ये बॉल भी तो यहाँ चिपक चुकी है क्योंकि E0 है, E0 यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर ये चिपक गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको हिंज के अबाउट लिखना पड़ेगा, तो मास है उसका 2m इंटू L² इंटू ओमेगा। ये हुआ हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, इक्वेट। जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करोगे आपको मिलेगा 2mv0 इंटू एल, आउट ऑफ द प्लेन ये इक्वल होना चाहिए ml²/3 प्लस 2ml² इंटू ओमेगा, या ऐसे मैं कह सकता हूँ 7ml²/3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 6v0/7l, आउट ऑफ द प्लेन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी रॉड घूमेगी। बताइए कोई दिक्कत? सबसे आसान सवाल इन्हीं को कहा जाता है, बोलो भाई। कोई दिक्कत किसी को?
बोलो भाई। चलिए अब एक सवाल आपके लिए। तो ये है हमारे पास एक रॉड, जिसे हिंज कर दिया है मैंने बीचों बीच, ठीक है ना। मास m है इसका, लेंथ l है इसकी। एक बॉल यहाँ से चल के आती है, एक बॉल यहाँ से चल के आती है। इसका मास m ले लेते हैं, इसका मास 2m ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी 2v0 है, इसकी वेलोसिटी v0 है। दोनों एज से टकराने वाली हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 दी गई है। आपको बतानी है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ट्राई करो भाई। चलो देखो, तो सबसे पहले तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। इनिशियली बॉल के पास मोमेंटम है तो उन्हीं के पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। पहले लेफ्ट वाली बॉल का मैं लिख देता हूं, तो ये हो गया उसके लिए r। तो r क्रॉस p यूज करेंगे, तो बॉल के लिए हमें मिल जाएगा कितना, m इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू। डायरेक्शन r लेफ्ट की तरफ है और मोमेंटम ऊपर। गलती से भी पार्टिकल नीचे है तो मोमेंटम नीचे नहीं। l r क्रॉस p, p ऊपर की तरफ है, थंब और फिंगर टिप्स ऊपर, थंब लेफ्ट की तरफ। इस तरह का हाथ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिंगर टिप्स ऊपर की तरफ है, समझ आ रहा है। तो r क्रॉस p इनटू द प्लेन आपको मिलेगा, प्लस राइट वाले के लिए ये हो गया r वेक्टर, तो उसके लिए 2m इंटू 2v0 इंटू एल बाई टू। डायरेक्शन r क्रॉस p, इसके लिए थंब आपको राइट में बनाना है, पर मोमेंटम तो इसके लिए भी ऊपर ही है। तो अगर आप r क्रॉस p करते हो तो वो आता है भाई आउट ऑफ द प्लेन। तो किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं। ये हमें मिल चुका है एम वी नॉट एल बाई टू इंटू द प्लेन प्लस 2m v0 l आउट ऑफ द प्लेन। तो इसे मैं लिख देता हूँ माइनस m v0 l/2 आउट ऑफ द प्लेन प्लस 2m v0 l आउट ऑफ द प्लेन। मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स की तो एक माइनस साइन लगा दिया, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा 3m v0l/2 आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली मैं लिखूंगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली आपके पास ये सिचुएशन होगी, रॉड इस तरह से, एक बॉल यहाँ चिपक गई है, एक बॉल यहाँ चिपक गई है। ये 2m मास की, ये m मास की, ठीक है ना। और पूरी चीज इस तरह से ओमेगा से घूमने लग गई है। तो आई, अगर आई ओमेगा यूज करेंगे क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है, तो आई रॉड का आ जाएगा ml²/12 प्लस लेफ्ट वाली बॉल का ml/2 का स्क्वायर, राइट वाली बॉल का 2ml/2 का स्क्वायर और इंटू ओमेगा। यहाँ से फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेगा, कितना हुआ ये हुआ ml²/12 प्लस ml²/4 और प्लस 2ml²/4। एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ गया नीचे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 और प्लस 6 इंटू ml² इंटू ओमेगा। दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट। इक्वेट करने से आपको मिलता है 3m v0l/2 इज इक्वल टू 10ml² ओमेगा/12, ठीक है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना, 18v0/10, नहीं कितना हुआ, 5 10। ठीक है ना। ये कुछ आ रहा है हमारे पास ओमेगा।
बताओ भाई। ठीक है, तो इस बार हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, और वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है ना। एक पार्टिकल में ले लेता हूं जो इधर से चलता हुआ आ रहा है कुछ इस तरह से, m मास का। ये सारे m सेम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इधर चलता हुआ आ रहा है, उसे मान लेते हैं v0 स्पीड से। ओके, और एक इधर से चल के आ रहा है 2m मास का, 2v0 स्पीड से। थर्टी डिग्री एंगल पे। और एक मैं मान लेता हूं इस तरफ से चल के आ रही है बॉल, m मास की, v0 स्पीड से, जहां ये एंगल है मान लेते हैं 37 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड एंगुलर स्पीड, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क if all balls stick to it after collision। ट्राई करो। चलो देखो, तो पहले लिख लेता हूं मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो देखो भाई, इसके लिए अगर लिखा जाए तो इसके लिए आर वेक्टर यही होगा, और इसका मोमेंटम इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 0। इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि जो सेंटर से मैंने आर वेक्टर ड्रॉ किया ये उसी के अलॉन्ग है। इसकी लाइन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो ये है सेकंड वाले पार्टिकल की। इसका एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखता हूं तो वो हमें मिल जाएगा 2m इंटू 2v0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी r साइन 30 डिग्री। तो ये हमें मिल जाता है 2m v0 r। डायरेक्शन के लिए r वेक्टर ऊपर और मोमेंटम लेफ्ट में, तो r क्रॉस p आपको करना है, r वेक्टर ऊपर और फिंगर टिप्स लेफ्ट में। ठीक है ना, तो r क्रॉस p अगर आप करते हो राइट हैंड से इस तरह से, तो आपका पाम किधर आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ये हो गया इसके लिए। ठीक है ना, पहले पार्टिकल के लिए। प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसके लिए अगर लिखा जाए तो इसे जरा ध्यान से देखो आप, आर वेक्टर ये है इसका। ठीक है ना, आर वेक्टर तो आर ही हो गया हमारा। मोमेंटम इस तरफ है, तो या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ एंगल बिटवीन यूज करके, या इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स ले लूँ। एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ जा रहा है उसका तो 0 आ जाएगा, और जो इससे परपेंडिकुलर होगा उसका बेसिकली मोमेंटम आएगा। या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं आर क्रॉस पी। तो आर इंटू मोमेंटम एम वी नॉट इंटू साइन, उनके बीच का एंगल आप देख ही सकते हो, आर और पी के बीच का क्या एंगल आ रहा है उनके बीच का, 37 डिग्री। यानी ये आपको मिल जाएगा कितना, 3/5 एम वी नॉट आर। और डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस पी में अगर करता हूं तो वो आ जाता है किधर, आउट ऑफ द प्लेन, है कि नहीं। आर क्रॉस पी अगर मैं करता हूं तो वो आ जाता है आउट ऑफ द प्लेन, आर इधर और पी इधर, वो किधर आ जाता है, आउट ऑफ द प्लेन। तो नेट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारे पास 2mv0r प्लस 3/5 mv0r, यानी कि 13mv0r बाय 5 आउट ऑफ द प्लेन। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है, सभी लोग गोल गोल घूमने वाले हैं। तो फाइनल सिचुएशन में आपके पास एक डिस्क है जिसमें यहाँ मास m चिपक गया है, यहाँ मास 2m चिपक गया है, और यहाँ मास आके m चिपक गया है। तो डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2
प्लस इस पार्टिकल का mr², उस पार्टिकल का 2mr² प्लस तीसरे पार्टिकल का mr² इंटू ओमेगा। ठीक है ना भाई? इनको अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेट करने से आपको मिलेगा यहाँ पे 13m v0 r बाय 5 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2 4 6 8 9 इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ से मुझे मिल रहा है कितना? 26 v0 बाय 45 r। सही है गलत है? बताओ भाई, सही है गलत है? तो अगला है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर अनहिंज्ड रॉड, फॉर अनहिंज्ड रॉड। अब मान लो कि हिंज नहीं लगा हुआ है, अब थोड़ी सी समस्या आएगी जीवन में। ठीक है ना? मान लो कि आपको एक रॉड दी गई है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल टेबल ही है, हिंज नहीं है। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल टेबल है सिर्फ हमारे पास। ठीक है, कोई हिंज नहीं है यहाँ पे, और एक पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ आता है m मास का, v0 स्पीड का, जो एज पे आके चिपकने वाला है। ई आपको दिया गया है 0। तो इस बार क्वेश्चन आता है फाइंड लीनियर एंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल नहीं होगा, बस एक चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एफ नेट 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, क्योंकि सारे इंटरनल फोर्सेस हैं। तो बेसिकली मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही लीनियर, पर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। इसे यूज करते हुए ही मैं सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चन। देखो जरा कैसे। ठीक है, तो मैं ऐसा कंसिडर कर लूंगा सबसे पहले तो, ये आपकी रॉड थी और यहां से बॉल चल के आ रही थी, ये सेंटर दिया हुआ है। ठीक है ना? ई आपका 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन, जैसे ही कोलिजन होगा इन दोनों का, खत्म होगा, वैसे ही मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के पास कोई ना कोई स्पीड आने वाली है। ये सेंटर ऑफ मास रॉड का है। ओवरऑल सेंटर ऑफ मास यहीं पे थोड़ी आएगा, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आपको पहले वो भी फाइंड करनी पड़ेगी कि भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ है। मिट जा यार, गजब कचरा हो जाता है। हम्म जब ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, रॉड और बॉल जो है हमारे पास, हम्म तो जब ये रॉड और बॉल आपस में चिपक जाएंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कुछ बीच में आ जाएगा। तो उसके पास एक तो आएगी भाई लीनियर स्पीड VCOM, और सारी चीज जो है वो उसके अबाउट ओमेगा से घूमने भी लग जाएगी। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। बात समझ आई? लीनियर स्पीड निकालना सेंटर ऑफ मास की सबसे आसान चीज है जो आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ये होना चाहिए फाइनल लीनियर मोमेंटम के। इनिशियली सिर्फ बॉल के पास है तो m इंटू वी नॉट, फाइनली दोनों का सेंटर ऑफ मास ये है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 2m। तो 2m
इंटू कोई भी स्पीड जो हो गई फाइनली VCOM। तो VCOM की वैल्यू मुझे मिल जाती है V0/2। ये वाला स्टेप सबसे आसान रहने वाला है क्योंकि अब हिंज नहीं है और आपसे बोला जाए दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से चल रहा है, तो उसके लिए सिर्फ आप क्या कर दोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की, ताकि हम ओमेगा निकाल सकें। तो अब किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए? तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, करने को तो वैलिड सबके अबाउट है, पर बेस्ट पॉइंट चूज करना ताकि आपको छोटी से छोटी टर्म लिखनी पड़े। तो उसके लिए बेटर क्या रहता है, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो निकालनी है ही, आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो निकालनी पड़ेगी ही, तो आप पहले से ही देख लो कि सेंटर ऑफ मास किस लाइन में लाई करने वाला है, और उसी के अबाउट आप क्या कर दो, एंगुलर मोमेंटम लिख दो। या फिर आप सेंटर ऑफ द रॉड के अबाउट भी लिख सकते हो, पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल ली जाए। अब जैसे मैंने रॉड का मास m लिया है, पार्टिकल का मास m लिया है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आने वाला है, यहाँ से आधी डिस्टेंस यानी कि L/4 पे। तो यहीं पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं और इसी के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर देते हैं। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम सिर्फ किसका होगा, इस बॉल का, तो m इंटू V0 इंटू ये डिस्टेंस क्या होगी सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से, L/4। बस रॉड तो रुकी हुई है। फाइनली देखो, अब इससे एक फायदा होगा, जब भी आप इस लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे ना, जहां सेंटर ऑफ मास आने वाला है, तो उससे इस पार्टिकल का लिखना तो बड़ा ही आसान है, पर फायदा आपको कहां होगा, बाद में जब हम लिखेंगे तो R×P वाली टर्म गायब हो जाएगी। अरे समझ आ रहा है, R×P वाली टर्म गायब हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। फाइनल आप हमेशा लिख सकते हो I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो याद रखना, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम should be conserved about line of motion of center of mass of the system के center of mass के about। अरे चमका, तो बस यहां से मुझे मिलेगा mv0 इंटू L/4 I अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो रॉड का लिखना पड़ेगा, ml²/12 प्लस ml/4 का स्क्वायर। इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं ना मैं सेंटर ऑफ मास, तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/4 का स्क्वायर और इनटू ओमेगा। इसे सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा भाई, ओमेगा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, चांसेस कम होती हैं एग्जाम में आने की, पर आएगा तो एडवांस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। क्लियर हुआ? फिर से बता देता हूं मैं एक बार, आपको एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है सिस्टम का, और दूसरी चीज आपको उसकी लाइन के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। एक क्वेश्चन ट्राई कर लो सभी लोग, ये सबसे टफ कैटेगरी में घुस चुके हैं हम रोटेशन की, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा हो सकता है। एक दो सवाल करोगे समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो एक अनहिंज्ड रॉड है, एक बॉल है मेरे पास यहाँ पे 2m मास की, जो चल रही है V0 स्पीड से, ठीक है ना, और एक रॉड में यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे ले लेता हूँ m मास की, जो चल रही है V0 स्पीड से, या इसको भी 2m मास की ले लो, कैलकुलेशन आसान कर देते हैं। ये चल रही है 3v0 से, और यहाँ एक 2m मास की है जो चल रही है V0 से, और m, l आपको दिया गया है। बॉल्स स्टिक आफ्टर कोलिजन,
पहली चीज आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और दूसरा आपको बताना है ओमेगा ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तीसरा भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मेडिकल वाले तो कोशिश, मतलब बुरा ना माने अगर ना सॉल्व हो तो, बहुत ज़्यादा मैंने लेंदी दे दिया है क्वेश्चन। बाकी जेई वाले एडवांस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इस पे ध्यान दो जरूर, ठीक है। चलो देखो भाई, तो सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है ना। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पहले मैं फाइनल सिचुएशन की रॉड बना लेता हूँ एक बार। तो फाइनल सिचुएशन में सबसे पहले तो देखो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। तो ये रॉड का सेंटर है, यहाँ बॉल 2m मास की चिपकने वाली है और यहाँ भी बॉल 2m मास की ही चिपकने वाली है। तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट भी होगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं रह जाएगा एज इट इज। उसके अबाउट एक ओमेगा आएगा और उसके पास एक स्पीड आएगी। इनिशियल मोमेंटम अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं तो नीचे वाली बॉल के लिए लिख सकते हैं 2m इंटू 3v0, ऊपर वाले के लिए नेगेटिव हो जाएगा -2m इंटू v0। ये फाइनली टोटल मास हो गया 5m इंटू vcom, है ना। तो यहाँ से vcom, तो ये आपको मिल गया 4v0/5। तो ये तो है भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना भी आसान है, क्योंकि आपको इसी लाइन के अलोंग कंजर्व करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं हुआ है। तो एल इनिशियल को इक्वल कर देते हैं एल फाइनल के। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट वाली बॉल का ये हो जाएगा 2m इंटू 3v0 इंटू डिस्टेंस l/2, r क्रॉस p इंटू द प्लेन आ जाएगा, प्लस ऊपर वाली बॉल का 2m इंटू v0 इंटू l/2, r क्रॉस p ये भी इंटू द प्लेन आ जाएगा। ये इक्वल हो जाना चाहिए। फाइनली रॉड इसके अबाउट घूम ही रही है। तो जब भी हम ऐसी लाइन के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं जिसपे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है पूरे सिस्टम का, तो आर क्रॉस पी वाली टर्म गायब हो जाती है। सिर्फ क्या बचता है? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो यही सेंटर ऑफ मास रॉड का भी सेंटर है। तो आई हो गया रॉड का ml²/12 प्लस लेफ्ट वाली बॉल का 2m l/2 का स्क्वायर, राइट वाली बॉल का 2m l/2 का स्क्वायर और इंटू ओमेगा। बात समझ आई? ये आ गया आपके पास 3m_v0l प्लस m_v0l, ये इक्वल होना चाहिए ml²/12 प्लस ml² इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 48m_v0l, सॉरी 36 नहीं, तो सही है, अपॉन 13ml²। तो ओमेगा आपको फाइनली जो मिलता है 48v0/13l, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। और तीसरे में पूछी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो क्योंकि सेंटर ऑफ रॉड और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम सेम पॉइंट हैं, तो उनकी वेलोसिटी सेम ही होने वाली है। बिकॉज मैं कह देता हूं इस केस में सेंटर ऑफ रॉड एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम आर सेम पॉइंट्स, तो वेलोसिटी भी सेम हो गई है 4v0/5। अरे समझ आई क्या बात?
इस चीज को नोट कर लो थर्ड पार्ट के लिए। मान लो कि आपके पास ऐसा आ जाता कि ये मान लो सेंटर ऑफ मास यहां आता सिस्टम का, जो कि आगे मूव कर रहा होता VCOM से, और पूरी रॉड घूम रही होती मान लो इस तरह से ओमेगा से, और आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है VP। तो VP आप निकालने के लिए सीधे सीधे VCOM प्लस ये डिस्टेंस अगर x है तो x ओमेगा डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ तो ऐड हो जाएगा, तो x ओमेगा में कर देता, उससे निकलती स्पीड। तो एक बार आपने रॉड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल ली, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा निकाल लिया, उसके बाद बस आप सेंटर ऑफ मास की स्पीड प्लस x ओमेगा से आप नेट स्पीड बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसी भी पॉइंट की। अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो जैसे देखो, एक मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज करके रखना सभी लोग, क्योंकि इसी में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिए, ये मान लो आप। ठीक है, एक रॉड ये ले लेते हैं M, L की, एक बॉल में यहां ले लेता हूं M V0, ठीक है ना, और एक बॉल में यहां ले लेता हूं बेसिकली M2V0, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं L/4। ठीक है, E की वैल्यू आपको दे देते हैं 0, और एक काम करो, इस केस में ले लो रॉड मासलेस, लेंथ ऑफ रॉड ले लो, ये है L, और मास ऑफ रॉड बेसिकली मासलेस रॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और दूसरी चीज आपको बतानी है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, और तीसरी चीज आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना है। और दूसरा मैं एक दे देता हूं, इसमें मास वाली रॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये 2m मास की बॉल है, V0 स्पीड से आती है, E की वैल्यू 0 है, ये आपका M, L है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, दूसरा आपको बताना है ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, और तीसरा आपको बताना है स्पीड ऑफ 2m मास जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर ध्यान से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेना, इनका सॉल्यूशन मैं आपको फिर अगली क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई।